सुबह शाह की आंख खोली तो उसको अपना सर भारी महसूस हुआ, जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। शिकन ज़्यादा शर्ट माथे पर बिखरे बाल, आंखों में सूख बोले, वो कहीं से भी एक कामयाब गुजर में नहीं लड़ा। उस वक्त वो कोई दीवाना लग रहा था। जाग गए तो ये लोग फिर अफाका होगा, सर दर्द भी दूर हो जाएगा। आदिल शाह के कमरे में आता लेनू का पानी का गिलास बढ़ाकर बोला। शाह ने एक हाथ से अपना सर थमा, दूसरे हाथ को गिलास आदिल के हाथ से लिया। पाकिस्तान की टिकट कंफर्म करवाओ, आदिल ने पूछा तो शाह ने सख्त नजरों से उसको घूरा। ऐसे वक्त देख यार, मैं तेरा भला चाहता हूँ, ये रहोगे तो खुद को बर्बाद करोगे। तुम्हें अपनों के बीच रहना चाहिए, तभी तुम पुरानी यादों से छुटकारा हासिल कर पाओ, वरना पागल हो जाओगे। आदिल ने उसको समझाना चाहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शाह ने सब लहजे में कहा, कोई माकूल वजह। आदिल ने गहरी सांस भरी, यहाँ का पता नहीं, पाकिस्तान जाऊंगा तो जरूर पागल हो जाऊंगा। शाह ने जवाब दिया, हम घर शहर सब बदल डालेंगे, बस तुम हानि भरो। आदिल ने हल बताया, काश जैसे इंसान जगह बदलता है वैसे अपना दिल भी बदलता। शाह जख्मी मुस्कुराहट से बोला, शाह मैं जानता हूँ तुम उसको बहुत चाहते थे, पर अब वो नहीं हुआ है। शाह उसकी बात बीच में रोकता फंकार कर बोला, मैं उसको चाहता था, नहीं मैं उसको चाहता हूँ, वो मेरे दिल में है, मेरे हवासों में छाई रहती है। 1 मिनट तो दूर की बात है, मैं एक सेकंड के लिए भी उसके ख्यालात, उसके तस्वीरात से बेगाना नहीं होता। शाह अपने सीने पर हाथ मारता शिद्दत से गया, मुझे आज़ाद कर, अपने ख्यालात से थक चुका हूँ, तेरे इंतजार से तुझे कहा भी था। जुदाई रह नहीं। शाह की हालत बिगड़ती देख कर आदिल ने खामोश होने में बेहतरी समझी। फरिश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा नाश्ता यही लाता हूँ, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आदिल बात बदल कर बोला, मुझे नाश्ता नहीं करना और न कोई मेडिसिन लेनी है। शाह नफोत से बोला, जो कहा है वो करो, फिर एक तुम्हारे काम की बात करूँगा। आदिल ने जांचती नजरों से उसको देख कर बोला, कौन सी बात। शाह अलर्ट होता और बोला, फर्श पे बड़ी फास्ट। आदिल ने हाथ खड़े किए, कहा, आदिल सीधे बता रहे हो या मारो मैं तुम्हें एक पनज। शाह वैसे भरी नजरों से उसको देख कर धमकी आमेज लहजे में गया। हवा तो आदिल को तासफ ने घेरा। 3 साल 4 माह हो चुकी है उस वाक़े को, अब तुम दोबारा पाकिस्तान जाकर उसको तलाश करने की कोशिश करो, क्या पता इस बार उसका सराफ मिल जाए। आफर होगी तो वो वही न जाना कहाँ है। उसने तुम अगर न्यूयॉर्क में रहोगे तो बस तुम्हारा इंतजार इंतजार ही रहेगा। मैं फल तुम्हारे सपोर्ट करूँगा। एजेंसी वालों से मैंने राबता किया है, सवाए तस्वीर के मैंने वो सारी मालूमात फराहम की है जो मुझे पता थी। आदिल की बात बादशाह का दिल जोर से धड़का। मैंने ये सब कोशिशें गुजरे सालों में कर चुका हूँ, सवाए मायूसी के कर नहीं मिला। तुम क्या चाहते हो, दोबारा इस तकलीफ से गुजरो। शाह के दिल में जो उम्मीद की करन जारी थी फिर से सो। 1 साल, बस 1 साल की, उसके बाद तो तुम यहाँ हो। अब तुम दोबारा कोशिश करो, देखना इस बार नतीजा मिल जाएगा। आदिल ने पुख्ता लहजे में कहा, अगर कोई नतीजा न आया तो। शाह ने अपना खदशा जाहिर किया, हाथ खुद ब खुद गले में पहले लाकेट पर पहुंचा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बस अब तुम पाकिस्तान जाने की तैयारी करो, हम पाकिस्तान जाकर मेडिकल इस्लामाबाद जाए। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, शाह जो पहले पाकिस्तान जाने के खिलाफ था अब आदिल की बात पर राजी हो गया था। शाह से दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पर आई तो अंदरी वाले को मुगल अंदाज में नाश्ता करता देखा। उसने अपने सूखे लबों पर जबान फेरी, फिर बोलना शुरू किया, कल के लिए माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ा और मैंने सारी चीज़ें बखीर दी थी। गैरों वाली बातें मत करो शान से, अब हम एक फैमिली है, इसलिए तुम बात पर बात तकलफ मत क्या करो। अबदली ने नरमी से कहा, वैसे कल तुम गजनी क्यों बनी थी। ऐन ने मुस्कुराहट सबक की और पूछा, आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है, तुम अकेले चली जाना। शान से उसकी बात नजरअंदाज किए कहा, मेरा भी आज फर्स्ट डे है तो मैं चलती हूँ। अंजलि जोश का घूंघ भरती उठ खड़ी हुई, पहले बताती तो मैं भी ऑफ कर लेती। ऐन ने बनाकर कहा, बूस वैसे ही तुम्हारे काम से खुश नहीं, तब जब ऑफ करूंगी तो जाब हाथ से चली जाएगी। शानजे ने मुस्कुराकर कहा, ये बात तो है, अच्छे खासे मेरे 50,000 चले जाएंगे। ऐन उसकी बात से इतफाक करती बुरी। अंजलि वापस आती सीधा अपनी जगह पर बैठी तो इंतकाम बज उठा। उसने अपनी चीजें टेबल रखकर करिडल को उठाया। अंजलि कितना बोल कर चल पाई, नस अंजलि मेरे केबल में आए, इतना कहकर कॉल बंद हो थी। अंजलि ने घूर कर करिडल को देखा, फिर उठ खड़ी हुई, मेरे अंदर आ जाओ। अंजलि दरवाजे को नाक करती बोली, यस काफिले छह पैचलो नींद। अंदर से आवाज आई तो अंजलि अंदर दाखिल हुई। इस्लाम अलिकम। अंजलि बुलझन ज़्यादा नजरों से सामने बूश की जगह पर बैठे आदमी को देखती बोली, जिसकी उम्र 23 के दरमियान थी। उसको याद था, उसका इंटरव्यू किसी और ने लिया था जो शायद 25 से 26 साल के दरमियान वाला, सरफ आंखों वाला, खूब उम्र था।
वालेकुम इस्लाम तो आँख है, यह कि UPA है। मेरा नाम फरकान हैदर है, यहाँ किस कंपनी का मालिक? फरकान हैदर ने नरम मुस्कुराहट से अपना तारुफ करवाया। अच्छा। अंजलि ने बस इतना कहा, उसको समझ नहीं सामने बैठा शख्स जो उसका दोस्त था ये सब उसको इतनी तफसील से क्यों बता रहा था। आप पहले पुलिस तशरीफ रखिए। फरकान हैदर ने चेयर की जानिब इशारा किया तो अंजलि वहाँ बैठ गई। जी तुम बस अंजलि, आपका इंटरव्यू मेरे मैनेजर रहान नील काफ में गया था, उसने बताया था। आप 1 माह से ज़्यादा वक्त किसी ऑफिस में काम नहीं करती। शहीद रहान ने आपको बताया नहीं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, यहाँ हर वर्कर जो ज्वाइन करता है उसको कुछ कंट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाना होता है। फरकान हैदर ने बात का आगाज किया, किस चीज़ का कंट्रैक्ट? अंजलि ने संजीदगी से पूछा, उस कंट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आपको अगर यहाँ काम करने में मसला है तो भी आप 1 साल से पहले या रिजाइन नहीं कर सकते। अगर यहाँ आप जॉब करना चाहते हैं तो साल बाद फिर दूसरा कंट्रैक्ट बनेगा। फरकान हैदर ने बताया, अगर किसी वर्कर को अपनी किसी मजबूरी के तहत जॉब छोड़ना हुई तो? अंजलि ने नया सवाल डाला, तो उसको हमारी कंपनी को 5 लाख देने होंगे। फरकान हैदर ने बताया तो अंजलि को बेसाख्ता रहान पर गुस्सा आया, जिसने पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया। बस अंजलि, आप तैयार हैं साइन करने के लिए? फरकान हैदर ने उसको सोचों में गुम होता देखा तो सवाल किया, जी मैं तैयार हूँ, आप बताइए कहाँ साइन करना है। अंजलि सर झटक कर बोली तो फरकान हैदर उसके सामने कुछ पेपर्स रखने लगे। अंजलि साइन करने के बाद ऑफिस से बाहर आई तो उसकी नज़र रहान पर पड़ी जो किसी लड़के से बात कर रहा था। अंजलि ने तेज नज़रों से उसको घोड़ा जो अस्कन कलर की शर्ट के साथ वाइट पेंट पहले बहुत जाज़ब नजर आ रहा था, बालों को नफास से जेल से सेट किया हुआ था, सरम आंखों में एक अलग सी चमक थी, चेहरे पर हल्की सी बेड़ और होंठों पर नरम मुस्कुराहट थी जो अंजलि को जाने क्यों बुरी लगी। बात करते वक्त रहान की नज़र अंजलि पर पड़ी तो उसने सामने वाले से एक्सक्यूज किया और अपने कदम अंजलि की तरफ किए। वेलकम मस्ट अंजलि। रहान हाथ पेंट की जेबों में फंसाए उसको मुखातब किया, जिसके खूबसूरत चेहरे पर बेजारगी के तासरात साफ नुमाया थे। भाग खाने वाले अंदाज में जवाब दिया गया, इन्हीं प्रॉब्लम मस्ट। रहान उसका अंदाज देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा, इंटरव्यू वाले दिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? यहाँ के रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, ये सब तो उस दिन बताया जाता है। अंजलि ने टले हुए तासरात से पूछा, जी पर इन सब का अख्तियार मेरे पास नहीं था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। पूछ नहीं, मुझे जितना कहा गया मैंने वो क्या। अगर आपको रूल्स या पॉलिसी से मसला है तो आप कंट्रैक्ट साइन मत करें। रहान ने संजीदगी से कहा तो अंजलि को एहसास हुआ वो कुछ ज्यादा और भी एकटकर थी। आपको कैसे पता मुझे कंट्रैक्ट से मसला है? अंजलि को अपनी फजालत मिटाती पूछने लगी। उसके पूछने पर रहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। आपने जो बताया था, 1 माह से ज्यादा काम नहीं करती तो मेरे ख्याल से 1 साल आपके लिए किसी सजा से कम नहीं। रहान कंधे उचकाकर बोला, ऐसा कर नहीं। अंजलि उसको घूरकर बोलकर साइड से गुजर रहा। उसके जाने के बाद भी काफी देर तक खड़ा मुस्कुराता रहा, फिर अपने माथे पर चपत रसीद करता कान पर लग गया। गुजरा हवा वक्त किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी पर शांजे का ध्यान जाने का कहा था। कल की वजह से वो अक्सी थी, जिस वजह से आज उसने अकेले रहने को तरजीह दी, पर अकेले में कोई शिद्दत से याद आ रहा था जिसकी याद आंखों से आंसू बंद कर बह रही थी। उस वक्त रात का समा था। कुछ लोग अपने हाथ में छपे बैठे थे तो कुछ लकड़ियां जलाकर आग के सामने बैठे हुए थे और आधे से ज्यादा लोग बारबेक्यू का मजा लूट रहे थे। ऐसे में फातिमा दूर खड़ी तारों से चमकते आसमान और खूबसूरत चांद को देख रही थी जो पूरी आग से रोशन था। आयरन हाथ में 2 चाय के कप थामता फातिमा के साथ खड़ा हवा। आयरन ने एक कप फातिमा की जानिब किया जिसको फातिमा ने बना हिचकिचाहट के थाम लिया क्योंकि सर्दियों की रात थी और उसको शिद्दत से चाय की तरफ महसूस हो रही थी। कुछ खाया है? आयरन ने पूछा। नहीं, फातिमा ने मुख्तसर जवाब दिया। हालांकि यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चाय को खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। आयरन उसके भरे हुए सो पड़ते गालों से नजरें चुराता बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे जब खाना होगा मैं खा लूंगी। फातिमा ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इन दोनों चीज़ों के लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। आयरन ने संजीदा होकर कहा, आयरन फातिमा प्लीज, पहले ही तुमने मेरा मूड बुरी तरह खराब किया था। अगर अब कुछ ठीक हवा है तो दोबारा इस लम्हे को अपनी बातों से स्पून मत करना क्योंकि छोड़ने वाला तुम्हें तो वैसे भी नहीं। आयरन ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारा कर्ज नहीं हो सकता। फातिमा ने कहकर चाय का घूंट अपने अंदर अंडीला में ज्यादातर चाय नहीं पीता, ऐसा करो तुम ये पियो और अपना मुझे दो। फातिमा जो दूसरा घूंट भरने वाली थी, आयरन आराम से उसके हाथ से लेता अपना पकड़ा चुका था।
ये सब कितना अचानक हवा के फातिमा कर समझ नहीं पाई। समझ आने के बाद उसने आयरन को घोरा जो अब बड़े हक से उसकी झूठी चाय पी रहा था। क्या ऐसे क्यों धो रही हो, मैंने एक घूंट तक नहीं पिया था, इसलिए आराम से पियो। आयरन शरीफ नजरों से उसको देखता बोला, वही फजूल। फातिमा सर झटक कर बोली, पर तुम बहुत केवट बहुत खूबसूरत हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ नजरें बेअख्तियार हो जाती है, मैं खुद को तुम्हारे सामने बेबस पाता हूँ। आरफ उसके गाल पर अंधी फेरता मोहब्बत से चोर लहजे में दबिया हवा, जबकि उसके लफ्ज पर फातिमा करनट खाकर पीछे हुई। आरफ ने नागवारी से उसकी हरकत को देखा। मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। फातिमा ने तनबीह करती नजरों से उसको देख कर, वारन क्या इतना इंसिक्योर क्यों हो मेरे से तुम? आरन हाथ की मुठियार भेज कर पूछने लगा, वरना फातिमा का ऐसे खुद से दूर जाना उसके तन बदन में आग लगा गया था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड में से नहीं, मिस्टर आरन राजपूत, जिनको तुम जब चाहे छूते हो। फातिमा की बात पर आरन तड़प के उसकी तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा हर एहसास से आरी था। मानता हूँ मेरा बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं, पर मैंने कभी उनको छूने तक का सोचा भी नहीं। आरन ने पहली बार किसी के सामने अपने किरदार की वजाहत दी। कोई उसके बारे में कुछ भी सोचता उसको फर्क नहीं पड़ता था, पर उसका दिल चाहता फातिमा उसके हर एक को जानने के बावजूद भी अच्छा समझे। फातिमा आलम की बात सुनकर उसको ऐसे देखने लगी जैसे उसको यकीन नहीं रहा हो। आलम, फातिमा, दोनों खाने पर आ जाओ, फिर सब ने अपने अपने हार्ट में जाना है। रात भी बहुत खूब है। वो दोनों जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, यकदम होश में आए जब उनकी कॉलेज फेलो ने कहा, तो मुझे भूख नहीं। आलम संजीदगी से कहता अपने हार्ट की तरफ चला गया, मुझे भी नहीं है। फातिमा ने आहिस्ता आवाज में कहा तो लड़की कंधे उठका कर। नया दिन तरु हवा तो सब कॉलेज स्टूडेंट्स अपना कॉलेज बैग कंधे पर डालकर अपने अपने असाइनमेंट पर काम करने लगे, जिस वजह से वो यहाँ रहे थे। फिर समझ नहीं आ रहा तो किसी से से हेल्प लो। खिला ने फातिमा को कंफ्यूज देखा तो मशूरा दिया में भी सोच रही थी। फिर पवन से मेरी समझ से बात है, मैं जमाल से कहती हूँ वो हेल्प करे इस सब्जेक्ट में, वो बहुत जेंस है। फातिमा हिला की बात से इतफाक करती अपना सामान समेटने लगी। चलो तुम जाओ, मैं जरा वाक कर लो। हिरा ने मुस्कुराकर कहा तो फातिमा सरदाती चली। जमाल, अगर तुम फ्री हो तो मेरी कुछ मदद कर दोगे? फातिमा आरसी से जमाल से कहा, जो शहीद इस वक्त अपना नाश्ता कर रहा था। हाँ क्यों नहीं, बैठो, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जमाल ने खुशबली से कहा तो फातिमा ने अपनी बुक उसकी तरफ बढ़ाई। वो देर अशरफ ने फातिमा को जमाल के साथ बैठा देखा तो आदम से कहा, जो अपना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रहा था। अशरफ के मुखातब करने पर उसने रचती नजर उसकी बताई हुई जगह पर डालनी चाहिए, मगर फातिमा को अपने क्लास फेलो के साथ बैठा कर उसकी आंखों में शरारे फूटने लगा। मजीद आर तब लगी जब जमाल की किसी बात पर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आलम बना कर वो सोचे समझे, लंबे लंबे डर भरता उनके सर पर खड़ा हुआ। क्या हो रहा है? आलम ने जबत की और पूछा। फातिमा ने खुद को दाटवा जाहिर किया, जो आलम को पेश में लाने का सबब बना फातिमा को कच पवन से समझा रहा था। जमाल ने बताया वो। आलम ने सर लहजे में कहा तो जमाल ने हैरान कर नजरों से उसको देखा। एक दफा में सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? आलम ने करफ्त आवाज में कहा तो कुछ लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे, मगर फिर अपने काम में लग गए। जमाल बट फातिमा को पकड़ाता चला गया। तुम्हें जाने का किसने कहा? आलम ने फातिमा को जाता देखा तो उस पर बाजू दबूच कर बोला, मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं, लिहाजा मुझे पर अपनी हुक्मरानी वक्त क्या करो? फातिमा ने तो ही नामेज लहजे में कहा, फातिमा फातिमा कितनी बार कहूँ, कितनी बार कहूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा किसी और को तवज्जो देना, किसी और लड़के से बात करना। फिर क्यों तुम उस जमाल के साथ बैठी? आदम उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करता रही के एक लफ्ज पर जोर देते बोला। फातिमा की आंखों में नमी उतर आई। वो चाहकर भी खुद को आदम की वशी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। ऊपर से सब की मौजूदगी को महसूस करके फातिमा को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। दूसरी तरफ आलम ने उसकी आंखों में नमी देखी थी तो उस पर तने हुए तासरार ढेले हुए और फातिमा से दूर खड़ा हुआ। बार वह करना, मुझसे दोबारा अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना। फातिमा बेदर्दनी से अपने आंसू करती आलम से बोली, जो बेकरार सा उसको देख रहा था। सोई आलम उससे पहले मजीद कुछ कहता, फातिमा बना उस पर एक निगाह डाले चली गई। आलम खाली नजरों से बस उसको देखता रहा। अरहान जाब से वापस आया तो ननीर को टीवी दान वाले फुलत 6-7 ने जीन में पाया, जो हाथ में पाक कारन का बाउल पकड़े मुगल अंदाज में स्क्रीन पर चलते मनाजर देख रहा था। अरहान ने जब वो शेन देखा तो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ करता टीवी का स्विच ऑफ किया, क्योंकि सामने किसी फिल्म का बुलेट सीन चल रहा था और अरहान ऐसी फिल्म नहीं देखा करता था। टीवी क्यों बंद कर दी? ननीर जैसे होश में आया। सोरी ननीर, पर मुझे ऐसी वाहियात चीजें नहीं पसंद, तुम ये सब अपने कमरे में या फोन में देख सकते थे। फाफा मुझे भी गुनगार बना दिया।
अरहान सोफे पर बैठकर जवाब देने लगा, तुम जैसे देखते ही नहीं होगे। नवीर ने कहा, बिल्कुल नहीं देखता। अरहान ने फौरन से सोफे से टेक लगाकर जवाब दिया, क्यों नहीं देखते? नवीर मतजसस हवा, क्या मतलब क्यों नहीं देखते ऐसे समझ में है? क्या जो मैं देखूं मुझे अपनी बुनियाद नजरों को ऐसी चीज़ों का दीदार नहीं करवाना? अरहान ने आराम से जवाब दिया, पर ये मर्जी थी। कौन सा तो वेद में देखते? नवीर ने एतराज उठाया, रही हो या ना हो पर हमें अल्लाह को हिसाब देना होता है। सारी जिंदगी को हम किस फानी दुनिया में बसर नहीं करेंगे, हमें अल्लाह के सामने भी जवाबदा होना है, जहाँ हमें अपने हर अमल का जवाब देना होता है, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर हम ऐसी चीज़ों को दूसरों से शेयर करेंगे तो वो तो गुनहगार होगा, हम डबल गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो इंसान हमारी वजह से देखेगा। अल्लाह ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, तुम मस्जिद से आ रहे हो क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? नबीर ने जैसे उसका मजाक उड़ाया, नहीं, मस्जिद के सामने से गुजर हवा आज मेरा तभी ऐसी बातें बोल रहा हूँ। अल्लाह ने नबीर को अपनी बात पर असर होता नहीं देखा तो उसके अंदाज में कह कर उठा, कहीं बाहर लंच करें और आंटी की कॉल आ रही थी, तुम्हें याद कर रही है। नबीर ने पीछे से हालत लगाई, उनसे कहो जो मुझे पर वहाँ इल्ज़ाम लगा था, उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं आऊँगा। मैं बेकसूर था पर मुझे अपनों ने कसूरवार समझा। अरहान सपाट अंदाज में बोला, नमरा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ पर उसकी वजह से तुम अपनों से दूर मत रहो। नबीर ने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि कल अरसा पहले नबीर की बहन नमरा ने रहान पर यह बेहतान लगाया था कि रहान ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, जिससे सब दरबारों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया था और रहान से नमरा की शादी करने का फैसला लिया गया था, जिसे जानकर रहान को शदीद दुख पहुंचा था और वो अपना सामान लेकर लाहौर से इस्लामाबाद में रहाइश करने लगा था। उस दिन के बाद रहान कभी अपने घर नहीं गया। वो उनसे सॉरी मैं भूल चुका हूँ या यूं समझो भूलने की कोशिश में हूँ। अरहान ने कहा, लंच का वक्त गुजर गया, डिनर हम बाहर करें। ननीर ने बात बदल कर कहा, शिवर। अरहान ने मुस्कुराकर कहा, इन और अंजलि शाम के वक्त वापस आई तो शानजे ने गरम गरम खाना डाइनिंग टेबल पर सेट करने लगी। अरे वाह, खुशबू तो बड़े मज़े की आ रही है। ऐन परजूस सी बोली, आज मैंने बिरयानी बनाई है, साथ में हलवा पूरी भी। शांति ने मुस्कुराकर बताया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मैं जल्दी से चेंज कर लूँ फिर आती हूँ। ऐन होंठों पर जबान फेरती बोली, कैसी हो? अंजलि ने पीछे से शांजे को अपने हिसाब में लेकर पूछा, मुझे क्या होना, मैं ठीक हूँ। शांजे ने जवाब दिया, तुम अब मुझे ऐन की तरह अजीज हो, कल तुम्हारी हालत ने मुझे परेशान कर दिया था, ऊपर से तुमने शाम से लेकर खुद को कमरे में बंद कर दिया था। मेरे लिए जैसे ऐन छोटी बहन है, वैसे तुम भी मेरी छोटी बहन हो, इसलिए जब चाहे अपने दिल का हाल बताने आ जाना, मैं बना कोई सवाल किए सुनूंगी, पर खुद से लड़कर खुद को तकलीफ मत दो। अंजलि ने संजीदगी से कहा तो शांजे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जरूर मैं तुम्हें ही बताऊंगी। शांजे ने इत्मीनान से कहा, वो कि मुझे इंतजार रहेगा, अभी में भी फरीश हो जाओ। अंजलि गुस्से अलग होती बोली, 10 मिनट बाद तीनों ने खाने की शुरुआत कर दी थी। आपका फर्स्ट डे कैसे गुजरा? हैरी ने बिरयानी का चम्मच मुंह में डाले अंजलि से पूछा, ठीक था। अंजलि ने जवाब दिया, कभी ये भी कहा करें बेहतर अच्छा है, गुजरा मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं घर लौटूं। हैरी ने बहुत अच्छा पर जोर देते कहा, क्यों तुम जब ऑफिस जाती हो तो वापस आने का दिल नहीं करता क्या? अंजलि ने सवाल डाला, मैं तो जैसे ऑफिस की बर्डन को देखती हूँ, दिल कहता है भाग कर वापस लौट जाऊं, पर ये 50,000 ऐसा करने से रोक देते हैं। हैरी ने बनाकर कहा, तुम्हारी किसी अमीर शख्स से शादी करेंगे ताकि तुम्हारी जान से जान छूटे। शांति ने उसको तंग करने की खातर कहा है, वाकई कब करवा रही है मेरी शादी? ऐन का दिल बाग बाग हवा, मुझे किसी की बदला नहीं लेनी, तुम्हारी शादी उससे करवा कर। अंजलि की बात पर जहाँ ऐन का मुंह हैरत से कूला का कूला रह गया, वही सालों बाद इस घर की दीवारों ने शांति की हंसी सुनी थी। शाह ने अपने कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखे तो उसकी हालत अजीब सी होने लगी, एक सुकून सा उसको अपने अंदर सराइट करता महसूस हुआ। आदम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो शाह ने पलट कर उसको देखा, मेरा दिल कह रहा है, वो यही है, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे उसकी मौजूदगी पर धड़कता है। शाह ने खोए हुए लहजे में कहा तो आदिल ने चौंक कर उसको देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आदिल को याद नहीं आया उसने कब आखिरी दफा शाह को हंसते या मुस्कुराते देखा था। मोहब्बत में रगहान होते हैं, मैं ये बात जानता हूँ, आदिल ने मुस्कुराकर कहा, चले। शाह ने गहरी सांस हवा में खारिज करते कहा, हाँ चलते हैं, तुम्हारे मैनेजर ने लोकेशन सेंड कर दी है और बजट भी जल्द यहाँ टेक ऑफ हो जाएगा। आदिल मोबाइल पर कट टाइप करता बोला। आदिल और शाह फरीद पहुंचे तो शाह को वहशत ने गिरा। आदिल शाह ने आदिल को आवाज़ दी, हमन क्या हुआ?
आदिल उसकी तरफ मतोजा, हवा यहाँ मैं उसकी तस्वीरें लगाऊंगा। शाह ने हाल की दीवार की जानिब इशारा किया। तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। आदिल सर सांस लेकर बोला, तस्वीर होगी तो लगेगा। वो साथ है, नहीं तो इस वहशत से मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। शाह की बात पर आदिल ने उसको घूरा, क्यों ऐसी बातें करते हो? आदिल ने शिकवा, क्या पता नहीं। शाह अजीब अंदाज में बोला, मेरा सामने वाला फरीद है, अगर काम हो तो कॉल कर देना। आदिल ने बताया, शुक्रिया तुम्हारा मेरे लिए इतना कज करने के लिए और मेरे साथ पाकिस्तान आने के लिए, अगर तुम न होते तो शायद। शाह आदिल के गले लगता मशहूर लहजे में इतना बोलकर चुप हो गया, बचपन के दोस्त थे हमने यार शफट हो गए तो क्या हुआ, कौन सा हमारी दोस्ती ने कमी यार। आदिल मुस्कुराकर उसकी पेट थपक कर बोला, ओके मैं अपना कमरा देख लो। शाह उससे रगब होता बोला, इंटीरियर डिजाइनर से कह दिया है, वो अच्छे से घर का सेट अप कर देगा। आदिल ने बताया, यहाँ पर घर का सेट अप मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। शाह ने जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी में, जरा अपना घर बार देख लो। आदिल आंख बंद करता बोला, तो शाह ने सर को जन्बश दी। आदिल के जाने के बाद शाह ने सारे कमरे चेक किए, एक कमरा जो बाकी कमरों की निस्बत बड़ा था वहाँ अपना बेग रखा और कमरे का जायजा लेने लगा, जहाँ कमरे के वसत में बेड था। दाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल था, उसके कुछ दूर शाही टटीट वॉशरूम था, जबकि बाएं तरफ वार्डरोब था और दूसरी खिड़कियाँ थी। शाह चलता हवा खिड़कियों के पास आया, वहां से पर्दे हटाया तो छन से सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। शाह ने देखा, खिड़की से बाहर मैदान का सारा मंजर नजर आ रहा था। शाह ने गहरी सांस भर पर्दे वापस गिराए और चलता हुआ वापस अपने बेग की तरह आया तो उसकी नजर जमीन पर बिछे नवीस कालीन पर पड़ी। कालीन का रंग और डिजाइन शाह को एक आंख न आया। इसको बदलवाने का सोचता फरिश होने वाशरूम चला रहा। 30 मिनट शावर लेने के बाद कमरे में आकर उसने अपना सिर फोन उठाया और आदिल का नंबर डायल करने लगा। हेलो आदिल, मुझे अपने कमरे में कल चेंजन करनी है। यार ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद, वहाँ कर अपनी पसंद का सामान रखना चाहता हूँ। आदिल ने कॉल रेस्यू की तो शाह ने संजीदगी से कहा, ठीक है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। आदिल अपना वार्डरोब सेट करता शाह से बोला, तब तुमने कहा था। अब मैं कह रहा हूँ, इतवार के दिन चलते हैं खरीदारी के लिए। शाह ने कहा, तुम खुद खरीदने चलोगे? आदिल को जैसे यकीन नहीं आया था, क्यों, कोई मसला? शाह ने आईब्रो उठवाए जैसे आदिल उसके सामने खड़ा हो। नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होना है, बस ऐसे मैंने पूछा। आदिल खसियाना होकर बोला, ठीक है, इतवार को तैयार रहना। शाह इतना कहकर कान कट कर दिया। दूसरी तरफ आदिल अपने सिर फोन को खोलने लगा, फिर अचानक कोई ख्याल आया तो झट से किसी का नंबर डायल करने लगा। इस्लाम वालेकुम आंटी, कैसी है? आदिल ने शाह की माँ को कॉल करते हाल दरियाफत किया, जिस का जवान बेटा अपनी सूरत दिखाने से मरूम रखे, वो माँ कैसी हो सकती है? दूसरी तरफ शाह की माँ अफसरदा लहजे में बोली, जिसे सुनकर आदिल मुस्कुरा दिया। अब आप हर टेंशन से फ्री हो जाए, क्योंकि मैं आपके सपूत को पाकिस्तान लेकर आया हूँ। आदिल ने जैसे उनको जिंदगी की नवीब सुनाई। क्या सच? आदिल, हमें पहले क्यों नहीं बताया, और कब हमारा बेटा यहाँ आया? तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? इस वक्त कहाँ हो दोनों? शाह की माँ ने जैसे सुना एक के बाद एक सवाल पूछा, जबकि आंखें खुशी की वजह से नम हो थी। वली का शांति, हम इस्लामाबाद आए हैं, कराची नहीं। बादशाह को सवाए तकलीफों के कज महसूस नहीं होता, इसलिए उसको वक्त दिया है। आप बस इस बात पर खुश हो जाए कि वो पाकिस्तान तो आया, अब जल्द यह बदीर अपने घर में भी होगा। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, ऐसे वक्त में तुमने बहुत साथ दिया है हमारा। अगर तुम अब भी उसको पाकिस्तान के लिए न लाते तो मैं तो बस उसको देखने की हसरत लेकर कब्र में उतर जाती। शाह की माँ ने तश्कर अमेज लहजे में आदिल से कहा, ऐसी बात क्यों कर रही है? आपको अल्लाह हमारी भी जिंदगी दे। आदिल ने उनकी बात पर नाराज लहजे में गव्या हवा तो वो हंस पड़ी। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, तुम हमें ये बताओ शाह को राजी कैसे कर लिया यहाँ लाने में, जहाँ तक हम अपने बेटे को जानते हैं वो बहुत जरूरी है। शाह की माँ ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, वो तो आपका बेटा है, पर मैं भी उसका दोस्त हूँ, उसकी रगत से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने न चाहते हुए भी उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। आदिल कद शर्मिंदा सा बोला, कौन सी कमजोरी? उन्होंने जानना चाहा। मैंने उससे कहा कि हम उसको ढूंढेंगे, वो इस बार मिल जाएगी। आपको पता है शाह कितना पागल है, उसके पीछे बना कोई और सवाल किए राजी हो गया। आदिल ने गहरी सांस भरकर बताया, मतलब वो उस लड़की की वजह से आया है। शाह की माँ जैसे मायूस हुई, जिसके लिए भी जिस वजह से भी आया हो, आया तो सही। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर बेटे तुम्हें आसरा नहीं देना चाहिए। नहीं, कोई उम्मीद तुम्हें नहीं पता, तुम कोई और वजह से उसको यहाँ लाते। शाह उसके मिलने की उम्मीद खो चुका था, तभी तो नहीं प्यार आया और तुमने फिर से उसको गुजरे सालों की तरह कर लिया। तुम्हें सच में कल नहीं पता, तुम नहीं थे।
हमने देखा कैसे वो दर पर दर उसकी तलाश में था। शाह की माँ का लहजा भी गया था, जिसको महसूस करते आदिल को भी एहसास हुआ उसने गलत किया है, पर हिम्मत नहीं हारी। आंटी उम्मीद रखने और ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। शाह को खुद महसूस हुआ है कि वो यहाँ है। क्या पता इस बार उसकी तलाश मुकम्मल हो जाए, उसकी मोहब्बत में इतनी तासीर तो होगी। आदिल ने कहा, शाह की बात ही ना करो, उसको तो निवियारत में भी नजर आती थी। फिर क्या वो थी वहाँ नहीं ना? तुम कैसे ऐसा कह सकते हो? फिर शाह की माँ की बात पर आदिल लाजवाब हवा। आंटी जो भी, पर शाह की जो हालत है उसका जमींदार वो खुद है। आदिल ने संजीदगी से कहा, जमींदार जो भी है, मैं बस अपने बेटे को पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। उन्होंने थकन ज़दा लहजे में कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आदिल ने उम्मीद से कहा,